हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का पार्ट 2 में इस साइंस के चैप्टर में जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप देख रहे हैं अपना वो खुद का यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MU। मैं उमंग स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, बचा हुआ पार्ट हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट हम जो टॉपिक करेंगे वो है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे। जब आप मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करवाओ तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो देखिए इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। इट इज़ वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टुगेदर विल रिएक्ट एंड मेक आयनिक कंपाउंड। अब ये नया वर्ड आया आयनिक कंपाउंड, बट क्या ये नया वर्ड है? नहीं, हम ये वर्ड ऑलरेडी सुन चुके हैं। हम कहाँ पे सुना है? हमने जब हम कर रहे थे हमारे इसके पहले के चैप्टर जहाँ पे हमने सीखा था कैटायंस एंड एनायंस। तो ये जो कैटायंस एंड एनायंस है, कैटायंस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, यानी इसका चार्ज पॉजिटिव होता है और एनायंस का क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। याद रखना जब भी आप कैटायंस और एनायंस करो, इसका जो नेमिंग है ये उल्टा होगा आपके सेल से। आपका जो सेल होता है उसमें पॉजिटिव को हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। और जो नेगेटिव होता है उसको क्या कहेंगे? कैथोड। तो इसको कैसे याद रखा जाए, कैसे कंफ्यूजन अवॉइड किया जाए? तो याद रखना, आपको एक सिंपल ट्रिक याद रखनी है, काफ़ी सिंपल ट्रिक आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में सेल, यानी आंध्र प्रदेश से अगर आप कोई सेल खरीद रहे हो तो इसका मतलब क्या है? ए से आ जाएगा एनोड, पी से आ जाएगा पॉजिटिव, और किस में है? ये सेल में है, यानी आपके इलेक्ट्रिसिटी के सेल में। अगर यहाँ सेल में ऐसा है तो आयंस में उल्टा हो जाएगा। आयंस में कैटायंस बन जाएगा पॉजिटिव, एनायंस बन जाएगा नेगेटिव। तो आपको कैसे याद रखना है, ये कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में सेल। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। ये बनाएगा आयनिक कंपाउंड, यानी कैटायंस और एनायंस का एक कंपाउंड बनाएगा। बट उसके पहले हम देखते कुछ एलिमेंट्स। तो इसके पहले के क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल होते हैं K, L, M, N, ये जो शेल्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब घूमते हैं तो याद रखना जो K वाला शेल है ना, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी कि जो आपका जब आप इस एटम को स्टडी करोगे तो उसके जो K वाला शेल है यानी द इनर मोस्ट शेल, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद जो L, M, N है ना, ये तभी ही स्टेबल बन पाएगा जब इसमें ऑक्टेट हो। क्या हो? ऑक्टेट हो। ऑक्टेट यानी 8। ये जो है ऑक्टा यानी 8 नंबर होता है। तो जहाँ जहाँ लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेबल है। स्टेबल यानी वो शांत है, ना उसे इलेक्ट्रॉन लेना है ना उसे इलेक्ट्रॉन देना है। ये लेना देना क्या है देखते हैं। मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया है सोडियम। सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अंदर के शेल में 2 चले गए, L वाला जो आपका शेल है यानी ऑर्बिट है उसमें 8 चले गए, 2 और 8 हो गए 10, बचा 1। तो M में जो है 1 है। अभी देखो हर एक इंसान का विश होता है कि वो लाइफ में स्टेबल हो जाए, वैसे ही हर एक एटम का भी विश होता है, हर एक एलिमेंट का भी विश होता है कि वो स्टेबल हो जाए। उसके पास एक एक्स्ट्रा पड़ा है, वो क्या करता है? उस एक्स्ट्रा को निकालना चाहता है। और जिसके पास लास्ट में 7 पड़े हो वो क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो वही यहाँ पे जो है क्लोरीन द्वारा दर्शाया गया है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अंदर 2 चला गया आपका के वाले ऑर्बिट में, फिर 8 चला गया, 2 और 8 10 हो गया, और बचा हुआ 7 यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये बन जाएगा 8। और ऑक्टेट जो है, ये जो मैंने यहाँ लिखा था ऑक्टेट, हमेशा ऑक्टेट क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ऑक्टेट इसको बनाना है और इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे और क्या बनाएंगे? आयोनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। यानी इसमें कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा। क्या इस कंपाउंड को तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं, इतने आसानी से नहीं, क्योंकि इसका जो इंट्रा आयनिक जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी जकड़ से वो पकड़ के रखता है अपने रिएक्शन को। तो देखिए यहाँ सोडियम था, सोडियम को क्या चाहिए? अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसके पास 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर 11 लिख रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 11 का मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, 11 प्रोटॉन्स भी हो गए। तो 11 प्रोटॉन हो गए तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 10 बचे, क्योंकि 1 तो इसने बाहर वाला निकाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन किसने पकड़ लिया? क्लोरीन ने पकड़ लिया। और जब इसको आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो तो सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड यानी हमारा कॉमन सॉल्ट बनता है।
तो Na के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था जो इसने छोड़ दिया है। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जो वो यहाँ लेना चाहता है, तो ये क्या बन जाएगा, Na+Cl-। ओवरऑल जो है ये ऐसा एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। और ये जो आपका कंपाउंड है, ये जो है यहाँ पे Na+ चार्ज है, यानी इसमें Na क्या है, कैटायन है। क्लोरीन क्या है आपका, क्लोरीन बन जाएगा आपका एनायन। तो सोडियम कैटायन बन गया, क्लोरीन एनायन बन गया। तो आपने क्या देखा, मेटल्स जो है वो कैटायन बनते हैं, मेटल्स क्या बनेंगे, कैटायन, और आपके जो नॉन मेटल्स है वो क्या बन रहे हैं, एनायंस बन रहे। तो यही होता है, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे वो क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड जैसे मैंने बताया, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे ये एक आयनिक कंपाउंड यानी कैटायंस और एनायंस का एक मिश्रण बनेगा। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अट्रैक्शन का। क्यों अट्रैक्शन का फोर्स होगा, क्योंकि कैटायंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एनायंस जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इस वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा अट्रैक्शन का। बट जब आप ये जनरली सॉलिड स्टेट में होगे यानी सॉलिड्स होगे, बट जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे ये टूटने लगेगी। जैसे आप मान लीजिए नमक है, नमक पे आप प्रेशर अप्लाई करो तो वो टूटने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों अलग होने लग रहे, बट वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होने लगता है। दूसरा है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो इंटर आयनिक बॉन्ड है ना, अभी हमने देखा जो Na+Cl- ये जो इंटर आयनिक बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग होता है, वो इतना मजबूत होता है कि उसको तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये जो है ये पानी में तो सॉल्युबल होते हैं, जनरली पानी में घुल जाएंगे, सॉल्युबल हो गए, लेकिन आपके जो सॉल्वेंट्स है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स जैसे हम केरोसिन, पेट्रोल, मिथेनॉल, इन सब में ये सॉल्युबल नहीं है, यानी उसमें नहीं घुल जाएंगे। और ये जो है सॉलिड स्टेट में, जब ये सॉलिड है तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब ये जो है आपका मोल्टन स्टेट में यानी आप पिघला दो तब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स की। तो आइए देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी अगर मुझे मेटल चाहिए यानी धातु चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा। तो देखिए हमारे लिए मेटल का जो सबसे बड़ा सोर्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है या एकमात्र सोर्स है, वो है अर्थ का कोर। यानी अब हमारा जो अर्थ है, यानी अगर ये अर्थ है तो अर्थ का जो कोर है यानी जो सेंटर का पार्ट है, बीच का पार्ट है, इस कोर में काफ़ी सारे धातु जो है वो मोल्टन स्टेट में है। तो जैसे जैसे हम धातु को क्या कहते हैं, हम अर्थ का कोर खोदेंगे या अर्थ का हमारा जो लैंड है उसको खोदना शुरू करेंगे तो हमें नीचे धातु की क्या मिलेगी, ओर मिलेगी। क्या मिलेगी, ओर मिलेगी। तो हर एक मेटल का अपना ओर होता है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम के ओर को कहा जाता है बॉक्साइट, और ये जो है ना ये लाल कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमें धरती से मिल तो जाएगी मेटल, लेकिन ये जो मेटल है ना इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटी होगी, अनवांटेड चीज़ें होगी, आपका सॉइल होगा, डस्ट होगा, सैंड होगा, काफ़ी सारा चीज़ मिला होगा, कभी कभी पानी भी मिला होता है। तो ये जो है ना हमें क्या करना है, इस ओर में से इनको निकालना है। तो उसे हम कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं, GANGUE, हम इसे कहते हैं गैंग। इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे, गैंग। तो हमें क्या करना है, इस ओर में से गैंग को निकालना है और मेटल को निकालना है। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग प्रोसीजर है। जो हाई रिएक्टिव सीरीज है ना, जो हमने कल जो हमने पार्ट 1 में देखा था रिएक्टिव सीरीज, जो हाई रिएक्टिव सीरीज है उसको हम कैसे अलग करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस से। जो मीडियम है उसको हम क्या यूज़ करते हैं, रिडक्शन। अभी देखो हमने चैप्टर 1 में रिडक्शन किया था, जिससे ऑक्सीजन निकल जाएगा, उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन। जिसमें जुड़ जाएगा उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और अच्छी बात है कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब आपको फ्री स्टेट, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। गोल्ड और सिल्वर आपको वैसे के वैसे ही अर्थ के कोर में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो है वो फ्री स्टेट में मिल रहा है। फ्री स्टेट मतलब वो ऐसा का वैसा ही पड़ा है, वो बहुत अनरिएक्टिव है, वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तभी तो हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज सीखी थी कि यहाँ से बहुत हाईली रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ हम जा रहे थे। तो इसमें सिर्फ रिफाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम रिफाइनिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस है, उसमें से करंट पास करेंगे उसके सोल्यूशन के, उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से। तो ये लास्ट है, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे कि देखो रिफाइनिंग आप चाहे किसी भी मेथड से करो, चाहे रिडक्शन से करो या फ्री स्टेट हो, रिफाइनिंग आपको करनी ही पड़ेगी। तो हम लोग पहले देख लेते हैं मीडियम। तो मीडियम के जो आपके मेटल है, मीडियम रिएक्टिव, यानी आपका फेरस, लेड, कॉपर और मर्क्यूरी,
ये जो है इसको हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, रिडक्शन। तो देखिए पहले क्या होगा, ये जब भी ये वाले मेटल्स जो है ना ये हमें सल्फाइड फॉर्म में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो जब सल्फाइड फॉर्म में, ऐसा नहीं है कार्बोनेट फॉर्म में भी मिलेंगे, लेकिन कार्बोनेट फॉर्म में मिलने के इनके चांस है या कार्बोनेट या सल्फाइड, ये जनरली सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। तो हम इन्हें क्या करते हैं, हम इन्हें गर्म करते हैं। गर्म करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं, रोस्टिंग। तो सल्फाइड्स को याद रखना क्या किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है, सेकते, जिसे हम कहते हैं सेकते किचन में, वैसे ही। तो यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी सल्फाइड प्लस 3O2। अच्छा, जब भी रिएक्शन में ये ट्राइंगल साइन आ जाए इसका मतलब हीट कर रहे हैं, ये हीटिंग का साइन है केमिस्ट्री में। तो इसको हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा, 2 मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस 2 SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर आ रहा है। और उसको आगे हीट करने पर, ये जो आपका मर्क्यूरी ऑक्साइड बना, इसी को आगे हीट करने पर रिडक्शन होगा, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और मर्क्यूरी निकलेगा। तो इसी को हमने क्या किया, हीट किया है। कॉपर में भी मोर और लेस सेम रिएक्शन देखा जाता है। कॉपर सल्फाइड प्लस 3O2, उसको हीट करते तो कॉपर ऑक्साइड या 2Cu2O प्लस 2 SO2 यानी आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अभी क्या होगा, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस बाहर निकालेगा और आपका 6 कॉपर जो है वो अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये रिएक्शन होते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जो फ्री स्टेट में उसे सिर्फ रिफाइन करने की ज़रूरत है, और जो मीडियम है यानी फेरस, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, उसे हम क्या करेंगे, रिडक्शन यानी रिड्यूस करेंगे। तो आपका जो मर्क्यूरी है वो और आपका जो कॉपर है वो इस तरह से बाहर निकलेगा। अभी आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है उसके लिए हम क्या करेंगे। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले हम 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस जानेंगे। एक का नाम है कैल्सिनेशन और एक का नाम है रोस्टिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है दोनों में डिफरेंस। देखिए कुछ मेटल्स जो है, फॉर एग्जाम्पल जिंक जो है वो आपको ऑक्साइड्स में नहीं मिलेंगे, तो हमें उसे ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कार्बोनेट या सल्फाइड जो नेचुरल फॉर्म है उसमें से अगर मुझे उसको निकालना है तो बहुत मुश्किल है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले उनका हम ऑक्साइड बनाते हैं और फिर उस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन कैसे किया जाता है, हीट से किया जाता है। देखिए केमिस्ट्री पढ़ने का यही एक फ़ायदा है कि आप जो है केमिकल रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो, खुद डिज़ाइन कर सकते हो, आप अपने मन चाहे रिजल्ट पे आ सकते हो बाय यूटिलाइजिंग योर नॉलेज। तो यही चीज़ है। तो देखिए whenever I want to convert zinc into oxide, मेरे पास 2 प्रोसीजर है, एक होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग का जो प्रोसीजर होता है वो सल्फाइड्स में काम आता है, यानी अगर जिंक सल्फाइड है मेरे पास तो हम उसको उसमें क्या करेंगे, हम उसमें रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मतलब सेकना। और अच्छा, ये जो सेका जाता है ये एक बहुत बड़ा मशीन होता है, मशीन में रोस्ट किया जाता है। ये इतना आसान नहीं है प्रोसीजर, बट जस्ट सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। और जो कैल्सिनेशन होता है वो कार्बोनेट्स, यानी अगर जिंक कार्बोनेट होगा तो मैं कैल्सिनेशन करूँगा। हम याद कैसे रखेंगे, काफ़ी आसान है। हमें याद रखना है राज्यसभा। क्या याद रखेंगे हम, राज्यसभा। तो R से रोस्टिंग, S से सल्फाइड, और हमें दूसरा क्या याद रखना है, CC, यानी कभी भी किसी को आप ईमेल करो तो क्या भेजते हो, CC, कार्बन कॉपी। तो ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, राज्यसभा में लोग बैठते हैं तो लोगों को सांस लेने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। तो रोस्टिंग जो है वो एयर की प्रेजेंस में होती है, और कैल्सिनेशन जो है वो लिमिटेड एयर में होती है, जब हवा ज़्यादा नहीं होती। क्यों, ईमेल को हवा नहीं चाहिए, तो ईमेल के लिए लिमिटेड हवा बस है। बट रोस्टिंग करोगे, जब आप सेकोगे तो हवा चाहिए। देखिए रिएक्शन देख लेते हैं दोनों का। तो आइए चलिए देखते हैं रिएक्शंस। तो रोस्टिंग का रिएक्शन क्या होगा, देखिए हमने कैसे याद रखा था, रोस्टिंग राज्यसभा, राज्यसभा लोगों की होती है, तो लोगों को सांस लेने के लिए एयर चाहिए। जहाँ एयर की बात है, रिएक्शन आपका ऑक्सीजन के साथ होगा। तो रोस्टिंग का रिएक्शन क्या रहेगा, जिंक सल्फाइड होगा, RS। जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनेगा। हमारा पर्पस हो गया पूरा। अब इस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। रिडक्शन कार्बन की मदद से होता है। और ZnCO3 कार्बोनेट रहेगा तो हम क्या करेंगे, लिमिटेड एयर में। देखिए लिमिटेड एयर रहेगा तो आप सिर्फ हीट करोगे, आप कोई उसमें ऑक्सीजन प्लस नहीं होगा। तो लिमिटेड एयर में करने को हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में भी जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस एमिट होगा। देखिए ये तो हो गया मीडियम, जो हमारे मीडियम वाले मेटल से इनकी बात हो गई। लेकिन जब आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब जो है ना, ये सब के लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि
कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए इनकी एफिनिटी होती है। तो कहने का पॉइंट है आसान भाषा में कि ऑक्साइड का ऑक्साइड ही रहेगा। जैसे पोटेशियम को आप ट्राई करोगे ऐसे करने का, वो पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन से ज़्यादा उसको पकड़ना है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, इजंट इट। वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर है, तो ये हाईली रिएक्टिव है। इनके लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। और यही सेम प्रोसीजर से हम क्या करते हैं? सॉल्ट्स को रिफाइन भी मेटल्स को रिफाइन भी करते हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अगर आपने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के वीडियो देखे होंगे हमारे, तो उसमें हमने बताया भी था कि क्लोर अल्कली करके एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस का एक्सटेंशन है, वही प्रोसेस है। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है इनके लिए तो काम आता ही आता है। ये जो आपके ये वाले जो मेटल्स है जो लीस्ट रिएक्टिव है, उनके लिए रिफाइनिंग में काम आता है। रिफाइनिंग मतलब देखिए, आपने मेटल निकाल लिया ना, फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ बच जाती है। जब तक आप इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस ना करो तब तक वो रिफाइन नहीं होगे। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। हमें क्या करना है? जो मेटल हमको रिफाइन करना है या हमें एक्सट्रैक्ट करना है, हम उसका क्या लेंगे? सोल्यूशन लेंगे, उसी के सॉल्ट का सोल्यूशन लेंगे। जैसे मुझे अगर सोडियम चाहिए तो मैंने क्या लिया? सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन लिया है। अगर मुझे कॉपर चाहिए तो मैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लूँगा। तो आपको उसी के सॉल्ट का क्या लेना है? सोल्यूशन लेना है। एक आपको एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव जिसको हम एनोड भी कहेंगे, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव जिसको हम कैथोड भी कहते हैं, उस सोल्यूशन में डालना है और करंट पास करना है। यहाँ पे आप चाहे तो बीच में की लगा सकते हो, सो दैट आपके पास रहे कि कब आपको पास करना है। अच्छा, इसको याद कैसे रखते हैं? आंध्र प्रदेश में सेल, आंध्र प्रदेश का सेल खरीदा। आंध्र प्रदेश यानी ए यानी एनोड, पी यानी पॉजिटिव, और ये किस में ट्रू है? सेल में। अगर आयन की बात होगी तो ये उल्टा हो जाएगा, कैटायन बन जाएगा पॉजिटिव, एनायन बन जाएगा नेगेटिव। तो ये एक ट्रिक है आपको याद रखने की। अच्छा, अब मेटल जो है वो आपका एनोड पे जमा होने लगेगा बिकॉज ऑफ करंट। ये क्या है? देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, और मेटल में आपने देखा कि मेटल कहाँ जमा होने लग जाएगा? आपके एनोड पे। और क्लोरीन यहाँ से, अगर NaCl का सोल्यूशन है तो यहाँ से क्लोरीन गैस इवॉल्व होने लग जाएगा, और जो कचरा जो बच गया है वो नीचे जमा होता है, जिसको हम कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं? एनोड मड, यानी मड यानी मिट्टी एनोड की। तो प्योर मेटल कहाँ जमा होगा? एनोड पे जमा होगा। यहाँ पे कैथोड से अगर NaCl सोल्यूशन है तो कौन सा गैस निकलेगा? क्लोरीन गैस। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इसी से होता है रिफाइनिंग। चैप्टर का लास्ट पार्ट देखते हैं, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। देखिए करोजन क्या होता है? करोजन यानी जंग। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले चैप्टर में, जहाँ पे क्या हो रहा था, जो आपका फेरस है यानी आयरन है, आयरन को फेरस कहा जाता है, Fe कहा जाता है, उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और ये प्रोडक्ट क्या बनता है? Fe2O3। तो जो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको कहा जाएगा फेरस का, जब लोहे का करोजन होता है उसको कहा जाता है फेरस ऑक्साइड या करोजन। वैसे सिल्वर का होता है, तो सिल्वर का जो है ना, सिल्वर का सल्फेट के साथ होता है, तो सिल्वर का क्या बनेगा? सल्फेट बनेगा। ये करेक्ट नहीं है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे अलग अलग चीज़ें जब आप नॉर्मल एयर में हवा में रखोगे तो वो अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, इसी को करोजन कहा जाता है। तो देखिए करोजन का प्रिवेंशन क्या है? या तो आप ऑयलिंग कीजिए आपका जो लोहा है, या तो उसको ग्रीसिंग कीजिए। अगर वो नहीं करना तो एक दूसरा टेक्निक है जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? हम उसको जिंक का कोटिंग लगाते हैं। अब देखिए जिंक का कोटिंग लगाने से क्या होता है? जिंक का कोटिंग लगाने से ये होता है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज अब तक तो याद हो गई होगी, तो इसमें आप देखेंगे कि जिंक जो है पहले आता है और फिर फेरस आता है। तो जब भी करोजन की बात होगी ना ऑक्साइड बनने की, तो जिंक अपने आप को ऑक्साइड बना लेगा फेरस को, यानी आपके जो लोहे को है ऑक्साइड नहीं बनने देगा। तो इसी को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। जहाँ हम क्या करते हैं? जिंक का एक पतला सा कोटिंग लगाते हैं। और बात करते हैं अलॉयज की। देखिए अलॉय क्या होता है? जब दो धातु आपस में आप मिला दो तो एक नया अलग से प्रोडक्ट बनता है, उसको कहा जाता है अलॉय। जैसे ब्रास एक अलॉय है। जब आपका स्टेनलेस स्टील जो है, घर पे आप SS यानी स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हो, उसमें आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम होता है। और जब भी अलॉय बनेगा ना, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है आपके मेन जो मेटल्स है उससे कम होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम सोल्डरिंग जो करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में जो होता है वो भी एक अलॉय ही है। तो ऐसे अलग अलग अलॉयज़ का अलग अलग यूजेस करते हैं। वो सारा हिट एंड ट्रायल मेथड है, वही केमिस्ट्री का नॉलेज है जो हमें आगे जाके काम आता है अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग पर्पसेस में।
तो इसी के साथ साइंस का चैप्टर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। आई ऑल्सो जेन्युइनली होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट है हमें ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।